नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अजीत। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर है कि मौजूदा निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। वो मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एचएस ब्रह्मा की जगह लेंगे। एचएस ब्रह्मा 18 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। जैदी 1975 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर उनका कार्यकाल 2017 तक होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह खबर है, मौजूदा निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी देश के अगले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। वो मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त एचएस ब्रह्मा की जगह लेंगे। एचएस ब्रह्मा 18 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। जैदी 1975 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर उनका कार्यकाल 2017 तक होगा। इस बीच कई सारे विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन सब की जिम्मेदारी होगी जैदी पर। और इनके बारे में आपको बताएं तो नसीम अहमद जैदी 1975 बैच के यूपी के आईएएस अधिकारी हैं। चुनाव आयुक्त के तौर पर 7 अगस्त 2012 को जैदी ने पदभार संभाला था। चुनाव आयुक्त बनने से पहले जैदी नागरिक उड्डयन सचिव के पद पर तैनात थे। 31 जुलाई 2012 को यहां से रिटायर हुए थे। जैदी 2005 से 2008 तक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिग्री लिए इन्होंने और डॉक्टरेट की उपाधि पा चुके हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करें तो बाराबंकी के बड्डूपुर में बच्चों की पिटाई के मामले में आरोपी प्रिंसिपल ललित कुमार वर्मा पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल आरोप है कि प्रिंसिपल की पिटाई से एक छात्र की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा छात्र जख्मी हो गया था। बच्चों के पास से चोरी की पेंसिल और रबड़ मिलने के बाद प्रिंसिपल पर पीटने का आरोप लगा था। दोनों बच्चों की उम्र 6 साल बताई जा रही है। मामला रहलामऊ के द्वारिका प्रसाद मेमोरियल एकेडमी का है। तो बाराबंकी के बड्डूपुर में बच्चों के पिटाई के इस मामले में आरोपी प्रिंसिपल ललित कुमार वर्मा पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वो फरार बताया जा रहा है। उस लड़कों ने बताया, जो लड़का मृत हुआ है, कि उसके पास पेन है, तो उसके प्रिंसिपल ने 2 बच्चों को मारा पीटा था। इसमें उस लड़के को बता रहे हैं कि उठा करके पटक दिया था। तो पेन उसके पास से मिली थी और बच्चा घर आया और घर में उसकी रात में मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में उसके परिजनों ने एक तहरीर दी है। इस तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जिस प्रिंसिपल ने इसकी बच्चे की पिटाई की थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। छोटा है तो जैसे लड़का में है, जिससे पेन चरा रही थे तो एक ही खातिर मेरे भैया का हमारे नहीं तो खून की पलटी हमें से भाई है, तबीयत खराब रही और बस यह खातिर और कुछ नहीं। बस उसका लाता घूसन मारी नहीं, डंडा रात कितने मारे, उड़न खूब मारी नहीं है इनके, तो यह तो खून की पलटी भाई हमें से आवा है कल हजर। हाँ, अच्छी बात है। और इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। बच्चों के साथ कोई शिक्षक या प्रिंसिपल इतना क्रूर भला कैसे हो सकता है? क्या आज शिक्षक बच्चों के प्रति असंवेदनशील हो गए हैं, संवेदनहीन हो गए हैं? क्या शिक्षक आज भी दशकों पुरानी मानसिकता के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्या बच्चों को समझाने के लिए पिटाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है? क्या आज स्कूलों में बच्चों का जीवन सुरक्षित नहीं है? स्कूलों में बच्चों की पिटाई पर लगाम लगाने के लिए क्या सख्त कानून की जरूरत है? जिस तरीके से इस स्कूल के प्रिंसिपल की पिटाई से एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है, जख्मी है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है इस प्रिंसिपल पर, फरार बताया जा रहा है वो। इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिभावक चिंतित हैं कि आखिर उनके बच्चों का भविष्य स्कूल में क्या होगा, कैसा होगा। जहां इस तरह के शिक्षक हों, वहां बच्चों की चिंता अभिभावकों के लिए लाजमी है। और बात केवल शिक्षा जगत की ही ऐसी नहीं है। अगर इलाज की अगर बात करें तो इसमें किस तरह की चर्चा है, किस तरह की खबर है, कितनी गंभीर, ये समझिए। झांसी के जिला अस्पताल में डॉक्टरों के बजाय होमगार्ड मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आलम है कि होमगार्ड डॉक्टरों के केबिन में बैठते हैं और वहां आने वाले मरीजों को सलाह देते हैं, इतना ही नहीं दवाएं भी लिखते हैं। वहीं इस मामले में सीएमओ का कहना है कि सुरक्षा के लिए होमगार्डों को तैनात किया गया है।
लेकिन अगर वो डॉक्टर के केबिन में बैठकर मरीजों के लिए दवाएं लिख रहे हैं तो ये गलत है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। नहीं, दवा नहीं लिख रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ी यहाँ वो सिस्टर नहीं आ पाई जो सीखने वाली है, तो इसलिए थोड़ी मदद कर रहा हूँ, पैसे चला रहा हूँ। जी नहीं। आपसे कहा किसी ने ये? नहीं, किसी ने नहीं। जो हमारे यहाँ होमगार्ड लगे हुए हैं वो केवल सुरक्षा के हिसाब से लगाए जाते हैं, जो प्रशासन ने मुहैया कराए हुए हैं। वो केवल इस वजह से है कि काफी लंबी लाइन लगती हैं, उन मरीजों में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कई बार जेब काटे की शिकायत आती है, कभी किसी की कुछ सामान छूने की शिकायत आती है, या मरीज अंदर घुस जाते हैं बगैर नंबर के, तो इसके पर्पज से लगे हुए हैं वो। और अगर वो अंदर बैठते हैं किसी पर्पज से कोई ऐसा हुआ तो उसको हम देख लेंगे। हालांकि जिला अस्पताल का मामला है, वहाँ के सीएमएस साहब से हम बात करेंगे और इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इनका कोई बैठने का अंदर उसका प्रावधान नहीं है, केवल ये व्यवस्था बना रखने के लिए है, जिससे हमारे मरीजों को परेशानी ना हो, हमारे डॉक्टरों को परेशानी ना हो और कोई दूसरी ऐसी घटना न घट सके, इस वजह से इनके है। अगर इस तरह कोई बैठता है अंदर लिखता है तो ये बिल्कुल गैरकानूनी है, हम उसको दिखवाएंगे। और इस खबर को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि इसमें गलती उस होमगार्ड की कम लेकिन उस पूरे सिस्टम की ज्यादा है, जहां बैठकर वो इस तरह से लोगों का इलाज कर रहा है गलत तरीके से। झांसी की यह खबर पूरे सिस्टम की आंखें खोलने वाली है। इसके साथ ही देश के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज भगवान भरोसे चल रहा है? एक होमगार्ड को मरीजों का इलाज करने की इजाजत आखिर किसने दी? जिस डॉक्टर के केबिन में होमगार्ड बैठता है वो डॉक्टर कहां है? क्या सरकारी डॉक्टरों की कोई जवाबदेही नहीं है? होमगार्ड की करतूत से क्या अस्पताल के बड़े अफसर बेखबर थे? अस्पताल प्रशासन ने होमगार्ड के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या सूबे के इसी तरह सूबे में स्वास्थ्य सेवाएं चलेंगी? क्या प्रशासन और सरकार को मरीजों की कोई फिक्र नहीं है? और कई तस्वीरें हैं झांसी के इस जिला अस्पताल की, जिसमें अलग अलग केबिन में ये बैठकर इस तरह से इलाज कर रहे हैं और किसी किसी केबिन में तो ये हालत है कि डॉक्टर के साथ वो बैठे हुए हैं, डॉक्टर के सामने बैठे हुए हैं। और अब खेती किसानी की बात, अन्नदाता की बात। बेमौसम बारिश की मार झेल रहे देश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा तोहफा दिया है। पीएम ने ऐलान किया कि फसल के 33% नुकसान पर भी मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही मुआवजे की रकम भी 1.5 गुना होगी। पहले 50% नुकसान पर मुआवजा मिलता था, लेकिन अब 33% नुकसान पर ही मुआवजा मिलेगा। बेमौसम बारिश से हुई इस बर्बादी का जायजा लेने के लिए यूपी के दौरे पर पहुंची केंद्रीय टीम ने आज सूबे के मुख्य सचिव आलोक रंजन से मुलाकात की। इस बीच इटावा में मुख्यमंत्री ने यह बताया कि पीड़ित किसानों को 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने किसानों से आत्महत्या नहीं करने की अपील भी की। उधर सूबे में किसानों की मौतों की असल वजह जानने के लिए राज्य सरकार ने 3 कमेटियां गठित की हैं। इन कमेटियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके साथ ही बर्बाद फसलों का जायजा लेने केंद्र सरकार की एक विशेष टीम आज उन्नाव भी पहुंची। केंद्रीय टीम ने हसनगंज ब्लॉक के रहमतपुर और ख्वाजी गिरपुर गांव में निरीक्षण किया। तो इटावा में मुख्यमंत्री ने लायन सफारी के निरीक्षण के दौरान ये कहा कि सरकार ने फैसला लिया था कि पीड़ित किसानों को 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। बुंदेलखंड में 50 करोड़ रुपया बंट चुका है और शिकायत पर अधिकारियों को सही आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने किसानों से आत्महत्या नहीं करने की अपील की और कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों की मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नितिन गडकरी के बयान पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। आपको बताएं, नितिन गडकरी ने कहा था कि यूपी सरकार बिना जाति देखे बर्बाद फसल का सर्वे करे। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री भी खराब फसल का आकलन कर रहे हैं। उनके यूपी से 72 सांसद जीते हैं तो वो भी मदद करेंगे। सरकार ने पहले दिन ही, जिस समय बुंदेलखंड में ओले से, तूफान से, बारिश से नुकसान हुआ था, उसी दिन फैसला ले लिया था और जो पैसा दिया जाता था उसका दुगना कर दिया था उसी दिन। बुंदेलखंड में मैंने सुबह ही जानकारी जब ली थी, जो चित्रकूट में बड़ी संख्या में किसानों को पैसा बढ़ चुका है। 50 करोड़ से ज्यादा पैसा बढ़ चुका है।
और बेमौसम बारिश से हुई बर्बादी का जायजा लेने के लिए यूपी के दौरे पर पहुंची केंद्रीय टीम ने मुख्य सचिव आलोक रंजन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पीड़ितों की मदद करें। केंद्रीय टीम 3 अलग अलग टीमों में यूपी के जिलों का दौरा करेगी और 10 तारीख को एक बार फिर लखनऊ में बैठक होगी। जिलाधिकारियों को पैसा कल 300 करोड़ रुपए और ट्रांसफर हो गया है। ये भी हमने निर्देश दे दिए हैं जिलाधिकारियों के TR-27 का इस्तेमाल करें। TR-27 एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें धनराशि जैसे अगर कहीं कभी खत्म भी हो गई हो, अवेलेबल ना हो, तो कलेक्टर अपने यहां से उसको ट्रेजरी से पैसा निकाल के और आपदा के ऐसे मामलों में या इमरजेंसी के मामलों में धनराशि निकाल के वितरित कर सकता है। तो जिलाधिकारी को निर्देश दे दें कि TR-27 से भी धनराशि निकाल के वितरण करें, जिसमें किसी किस्म की धनराशि की कमी जो है वो सामने नहीं आने पाएगी किसी भी स्थिति में। तो यूपी में लगातार हो रही किसानों की मौतों की असल वजह जानने के लिए यूपी सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की मंडलवार 3 कमेटियां गठित की हैं। ये टीमें फरवरी और उसके बाद ओलावृष्टि और बारिश से हुए फसलों के नुकसान का निरीक्षण करेगी। साथ ही प्रभावित किसानों और दूसरे लोगों को दी गई सहायता का सत्यापन भी करेगी। इन कमेटियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। और इतना ही नहीं, बदहाल किसानों को राहत बांटने में कोताही बरतने वाले जिलाधिकारियों पर भी सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से प्रभावित किसानों को बांटी गई राहत की जिलेवार समीक्षा कर रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही यह भी बताने को कहा है कि जिन जिलों ने राहत बांटने में लापरवाही बरती है उनकी भी लिस्ट दें। आपको बताएं, यूपी सरकार बारिश से बर्बाद किसानों की मदद के लिए अब तक करीब 501 करोड़ रुपए का बजट जारी कर चुकी है। साथ ही जरूरत के हिसाब से 370 करोड़ आकस्मिकता निधि से निकालकर खर्च करने का भी निर्देश जिलाधिकारियों को दिया जा चुका है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम ने ये बताया है कि उनकी गाइडलाइंस में आत्महत्या, सदमा जैसे उनकी गाइडलाइंस में कवर्ड नहीं है। फिर भी हम लोगों ने उनको बात पूरी बता दी जो स्थिति है। वो कह रहे हैं हम जहां जहां जा रहे हैं वहां हम इसका अपना आकलन भी करेंगे कि क्या है, क्या कितनी डेथ्स हुई हैं, इसका क्या कारण है, क्या नहीं, अपने हिसाब से आकलन करेंगे। दिल्ली नोएडा डीएनडी टोल पर आज जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नोएडा की विधायक विमला बाथम के नेतृत्व में आज टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई सामाजिक संगठन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। ये लोग डीएनडी को टोल फ्री करने की मांग कर रहे थे। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान डीएनडी को टोल फ्री रखा गया। इसके बाद टोल लिया जाने लगा। डीएनडी प्रशासन का यह कहना है कि बीजेपी की मांगों को बोर्ड मीटिंग में रखा जाएगा और चर्चा के बाद डीएनडी प्रशासन अगला बयान देगा। और इधर सीएम अखिलेश यादव का बयान आया है इस मामले में। अखिलेश ने कहा है कि अभी टोल खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। जो बात आप कहना चाहते हो कि टोल खत्म कर दो, तो वो उस दिशा में अभी कोई इस तरह की बात नहीं है। नहीं, एक्चुअल में कंपनी जो है ज्यादा मुनाफे की बात कर रही हो, कह रही है रिकवरी नहीं हो रही है। कोई उद्योगपति आएगा तो मुनाफा तो कमाने आएगा ही आएगा, लेकिन ये सरकार को ये तय करना चाहिए कि मुनाफा ज्यादा न कमा पाए। आप दिल्ली या नोएडा में रहते हैं और आपका आना जाना डीएनडी टोल ब्रिज से है, तो आप पूरे ध्यान से ये खबर देखिए, क्योंकि आपके साथ धोखा हो रहा है। आपको दिन रात लूटा जा रहा है और ये लूट हो रही है डीएनडी टोल के नाम पर। और जी मीडिया इस पूरे धंधे का, इस पूरे धोखे का पर्दाफाश करने जा रहा है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दिल्ली एनसीआर के लोगों से धोखा, डीएनडी टोल के नाम पर खुली लूट। आपके बिना जाने, आपके बिना समझे रोज आपके साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है। और ये धोखा हो रहा है दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी टोल ब्रिज पर। लेकिन जी मीडिया इस धोखे का हर राज खोल कर रख देगा। 2001 में IL&FS ग्रुप की कंपनी नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने डीएनडी का काम पूरा किया। इस प्रोजेक्ट पर लागत आई 408 करोड़ की। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंपनी को 30 साल में 20% मार्जिन के साथ लागत वसूलनी थी। लेकिन IL&FS ग्रुप की इस कंपनी ने क्या किया, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह रोजाना आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। 2004 में NTPCL की लागत और रिकवरी कॉस्ट का बकाया बढ़कर 695 करोड़ हो गया, जबकि 2014 में ये रकम 3,458 करोड़ हो गई। यानी इतने सालों तक
रकम वसूलने के बावजूद कंपनी इतनी बड़ी रकम को बकाया बता रही है। यही नहीं, कंपनी के डायरेक्टर्स की माने तो रकम वसूलने में और 70 साल लग जाएंगे और जी मीडिया के कैलकुलेशन के हिसाब से 2031 तक कंपनी का बकाया बढ़कर 85,759 करोड़ हो जाएगा। लेकिन अब ये मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। डीएनडी को टोल फ्री करने के लिए बीजेपी ने भी जमकर प्रदर्शन किया। ये टोल को वापस नहीं लेते हैं तो ये चलेगा लंबा, और इसके अलावा ये फिल्म जिन्होंने एग्रीमेंट किया है वो बहुत ही गलत भ्रष्टाचारी एग्रीमेंट है। लोगों के हित में जी मीडिया ने ये मुद्दा उठाया है ताकि टोल के नाम पर ये लूट बंद की जाए और हमारा ये वादा है कि हम इस मामले को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये इस खुली लूट का सिर्फ एक पहलू है। आने वाले दिनों में जी मीडिया आईएल एंड एफएस ग्रुप की इस कंपनी की कई और धांधलियों को बेपर्दा करेगा। साई मनीष, जी मीडिया, दिल्ली। मुरादाबाद में चलती कार में रामपुर की नर्स से गैंगरेप का मामला कटघर थाने से रामपुर जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने इस मामले की जांच जल्द से जल्द कराने का भरोसा दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। वहीं पीड़ित का ये कहना है कि आरोपी उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे। दरअसल रामपुर में सीओ दफ्तर से छेड़छाड़ की शिकायत कर लौट रही एक नर्स के साथ चलती कार में गैंगरेप किया गया था। 4 बदमाशों पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप है। वो जहाँ मैं रास्ते में जाती थी तो मतलब मेरे रास्ते में पीछा करता था, और कहीं पे भी मतलब मैं जाती थी, जैसे कोई भी अपने घर से ड्यूटी पे जा रही हूँ या वहां से आ रही हूँ तो मुझे रास्ते में टॉर्चर करता था और मेरे साथ बदतमीजी करता था और मुझे मारता था, धमकाता था। 2 बार उसने मेरा एक्सीडेंट भी कराया था। इस पे तत्काल हम लोगों ने उसके द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर मुकदमा कायम किया है। संबंधित थाना कोतवाली रामपुर है, वहां के अधिकारियों को, पुलिस को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और जो भी धाराएं हैं उसमें मुकदमा लिख के हम लोग जो न्यायोचित कार्रवाई है, जो वैधानिक कार्रवाई है, वो कर रहे हैं। नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल में एक्ने और पिंपल्स की जानकारी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेट्रो हॉस्पिटल की सीनियर स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्रुति टंडन ने एक्ने से जुड़े सवालों का जवाब दिया। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि एक्ने की समस्या के समाधान के लिए 12 अप्रैल को मेट्रो हॉस्पिटल में फ्री चेकअप कैंप लगाया जाएगा। हमारा एक एक्ने क्लिनिक है जो कि मेट्रो हॉस्पिटल्स में हम पिछले 6 साल से एक्ने क्लिनिक रख रहे हैं, जो कि हफ्ते में 1 से 2 बार हम सिर्फ पिंपल्स के ही पेशेंट्स को देखते हैं। हम इस कैंप के जरिए लोगों को मुफ्त एडवाइस देंगे, फ्री में उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, एजुकेट करेंगे और ट्रीटमेंट देंगे कि वो अपनी स्किन को कैसे साफ रख सकते हैं, पिंपल फ्री रख सकते हैं और पिंपल्स प्रिवेंट भी कैसे कर सकते हैं। मशहूर साहित्यकार डॉक्टर गोपाल दास नीरज के काव्य संग्रह गीत श्री का विमोचन सीएम अखिलेश यादव ने किया है। लखनऊ में सीएम आवास पर आयोजित इस समारोह में नीरज की इस किताब का विमोचन किया गया। काव्य संग्रह के विमोचन पर सीएम अखिलेश ने कहा कि नीरज जी के बारे में कुछ कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं बचे हैं। सीएम ने साहित्यकार नीरज के आजीवन साहित्य में योगदान के लिए उन्हें साहित्य शिरोमणि सम्मान और राष्ट्र रत्न सितारे हिंद की उपाधि दी। सीएम ने नीरज को 21 लाख रुपए पुरस्कार देने की भी घोषणा की। इसके अलावा डॉक्टर उदय को भी साहित्य शिरोमणि सम्मान और 21 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। सौभाग्य का बात है, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आदरणीय नीरज जी की किताब का विमोचन करने का मुझे मौका मिला है। मैं इस मौके पर श्री गोपाल दास नीरज जी को आजीवन साहित्य सेवा के लिए साहित्य शिरोमणि सम्मान सृजित करते हुए रुपए 21 लाख की राशि से सम्मानित करने के साथ साथ राष्ट्र रत्न सितारे हिंद की उपाधि से विभूषित करने की घोषणा करता हूं।